मतलब जैसे हमने ग्रेप्स का भी एक बाग लगाया है, हमने कीवीज़ भी लगाए, हमें पर्शिमन फ्रूट भी हमारे पास है, हमारे पास प्लम का भी बाग है। तो उनसे मैंने 2019 से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। तो मतलब हम ट्रेडिशनली फार्मिंग करते थे मेरे इन लॉज, बट मैंने मॉडर्न तरीके से इसमें स्टार्ट की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ये फ़ायदा है, अगर हमें हॉर्टिकल्चर में खुदा ना करे, पिछले साल आपने देखा कितना नुकसान हुआ, तो ये नुकसान हम दूसरी चीज़ से भरपाई कर, तो ज़्यादातर हमने बाहर से इनको मंगवाया। जैसे ये इमो आपने देखा, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, ये मिलना इंडिया में तो मुश्किल ही है, कहीं कहीं जगह मिलते हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप, और ये जो आप इंटीग्रेटिंग फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे आपको ये आया माइंड में कि ये करना है? पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ तक आपने पढ़ा है? जी जी जी, मेरा नाम सईद शाज़िया लतीफ़ है। हम मुलू चित्रागाम, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ता है, उसका नाम है मुलू चित्रागाम। तो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड एलएलएम है, और मैंने मतलब पीएचडी भी मैं कर रही थी। पीएचडी मैंने किया नहीं है, मगर पीएचडी कर रही थी 2018 में। तो 2018 में मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी। 2019 में कोविड की वजह से मेरी प्रैक्टिस छूट गई, तो घर में बैठी थी। कुछ करने, जैसे बाकी जो एम्प्लॉयड यूथ है घर में बैठे हुए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पैशन बहुत, मैं जुडिशरी के लिए पढ़ रही थी। तो बैठे बैठे घर में मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत वीक हो गई थी। फिर घर वालों ने कहा कि हमारे पास ज़मीनें हैं, मेरे इन लॉज ने, कि हमारे पास ज़मीनें हैं, आप कुछ करो, देखो आगे जाके कि इसमें कुछ आप कर सकते हो। फिर धीरे धीरे मेरा भी शौक, जब मैंने देखा कि कोविड में जब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही थी फूड आइटम्स के रिलेटेड, तो हम भी उस टाइम आउटसाइड थे जम्मू में, हमें भी बहुत प्रॉब्लम, मेरा छोटा बच्चा था, दूध नहीं मिलता था, सब्जियां नहीं मिलती थी। बट जब मैं घर, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी की वजह से मैं इस फार्मिंग फील्ड में आई हूँ। तो जब मैं घर आई, हमारे पास मतलब फार्मिंग तो हम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तब भी चिकन्स थे थोड़े बहुत, मतलब लोकल जो होते हैं हमारे बैकयार्ड पोल्ट्री उसको बोलते हैं। मतलब हमारे घर में उस टाइम चिकन्स भी थे, एग्स भी थे, और हमारे पास मिल्क मीट्स सब कुछ था। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया कि अगर आने वाले टाइम पे ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट होंगी, तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर बेस्ट है, इस पर हम कम से कम ज़िंदा तो रह सकते हैं। फिर मैंने इसी में मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर आगे जाके मैंने मतलब उसी टाइम से मैंने 2019 से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। तो मतलब हम ट्रेडिशनली फार्मिंग करते थे मेरे इन लॉज, बट मैंने मॉडर्न तरीके से इसमें स्टार्ट की। मैंने इंटीग्रेटेड फार्म, मतलब इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कहते हैं मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना। तो मैंने इंटीग्रेटेड, मैंने पोल्ट्री फार्म्स हमने लगाए, हमने डेयरी, फिशरी, हाई डेंसिटी, पहले हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल था, हमने हाई डेंसिटी भी लगाया। एग्रीकल्चर हम कम ही करते थे, मतलब सब्जियां हम कम उगाते थे। हमने जब हाई डेंसिटी लगा, इसमें डबल क्रॉप होता है, हाई डेंसिटी एप्पल और नीचे एग्रीकल्चर। तो जो आपने ये स्टार्टअप किया है, तो इसके लिए काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जी 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 तो कैसा सपोर्ट आपको रहा घर जी। की तरफ से? पहले और पहले तो सपोर्ट मुझे घर से मिला, क्योंकि ये तो फार्मिंग करते थे फोर फादर्स से। फार्मिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने इन्हीं से सीखा, अभी भी सीख रही हूँ, और ये सीखा इन्हीं से। मगर डिपार्टमेंट ने भी बहुत गाइड किया, क्योंकि मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स या एलाइड डिपार्टमेंट जैसे फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, या बाकी एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत सारी जो उनकी प्रोग्राम्स होते हैं या वर्कशॉप्स होती है, सक्सेस स्टोरीज़ होती है, मैं उनमें गई, मैंने देखा कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो ये जो बर्ड्स हैं, इनके बारे में बताइए। हाँ, हमारे पास तो जब मैं फार्मिंग फील्ड में आई, तो मैंने देखा कि मतलब जो ये हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है या हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, उसका इतना हम मतलब उतना यूज़ नहीं करते थे कुछ चीज़ों में, मगर ज़्यादातर नहीं करते थे। तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है पर्शियन कैट्स का, और पर्शियन कैट्स और ये टर्किश कैट्स का, मगर उससे मैंने देखा कि उससे बच्चों पर, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, उन पे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, उन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। मगर मुर्गों का ये है, जब बच्चे भी जाते हैं इनका कोई खतरा नहीं। तो मैंने पहले रैबिट्स लाए, रैबिट्स के साथ साथ मैंने फिटर की, कोलंबियन ब्रह्मा, सिल्की, पॉलिश, बहुत सारी RIR, ये
गिनी फाउल है मेरे पास। ये सारे बर्ड्स मैंने कलेक्ट किए। इससे जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट और हॉर्टिकल्चर वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है, ये हमारा ज़ाया नहीं होता है, मतलब वो यही खाते हैं। हम इनको मतलब मैंने अब जो 100% जो अभी ये 100 नहीं 50 to 80% हमारा जो अभी ये जो हमारे बर्ड्स है, ये हमारे ऑर्गेनिक पे ही पलते हैं। हमें फीड्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं, पहले 1-2 महीने तक। उसके बाद ये बिल्कुल मतलब ये मार्च तक हमारे पास अभी खुराक है इनके पास। जैसे अभी शलगम है, अभी ये खाते हैं। फूल गोभी हमारे पास है अभी, या सब्जियों का जो भी वेस्ट है या एप्पल्स का वेस्ट है, वो सभी अभी ये खा रहे हैं। मार्च तक हो जाएगा इनका गुजारा उस पर। मार्च के बाद फिर से सब्जियाँ लगेंगी, फिर वही खाएंगे। हमें मतलब उन पे ज़्यादा खर्चा हमें नहीं पड़ता, और ये बहुत कॉस्टली भी है, उससे भी हमें बहुत प्रॉफिट होता है। लोग शौक से इनको खरीदते हैं। कहाँ से आप ये लाते हैं? हमने मतलब कहीं बहुत जगहों से हमने इनको कलेक्ट किया, कुछ बाहर से लाई, कुछ यहाँ से। अब यहाँ पे भी एक्जॉटिक बर्ड्स कहीं जगह मिलते हैं, तो ज़्यादातर हमने बाहर से इनको मंगवाया। जैसे ये इमो आपने देखा, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। ये मिलना इंडिया में तो मुश्किल ही है, कहीं जगह मिलते हैं मगर बहुत दूर, मतलब साउथ में इसका ज़्यादा, साउथ में पाए जाते हैं ये। तो हमने इसको साउथ में लाया, फिर हमने मतलब ये पंजाब पहुँचे, पंजाब से मतलब हमने वहाँ से डिलीवरी इसको, मतलब इसके बीच में 2-3 मिडलमैन आए, फिर ये हमारे पास पहुँचे। तो अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आप इन चीज़ों को कैसे बेचते हैं, और हमें कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? हाँ, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनको लोग शौक से लेते हैं, और हमें भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। 7,000 5,000 एक पेयर का इसका कॉस्ट होता है। तो हमें मार्केट की वैसे उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लोग जब देखते हैं, मतलब आपकी वसातत से मीडिया का यही रोल है कि जब मतलब ऐसे मतलब वीडियोस बनते हैं या बाकी चीज़ें बनती हैं, तो लोग देखते हैं और ख़ुद लोग यहाँ पे आते हैं इनको ख़रीदने के लिए। अगर इमोस की बात करें, इमोस का क्या प्राइस रहता है? इमोज़ का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ही है अभी, क्योंकि ये कहीं मिलते ही नहीं है। तो इमोज़ का मतलब हमने इंटरनेट पे ही देखा है कि इसका जो अंडा है वो 800 to 1000 इसका अंडा बिकता है। और इनका जो प्राइस मतलब जिस टाइम हमने इनको लिया था, हमने तकरीबन 25-30,000 के ये लिए थे, मतलब 1 डे चिक था ये तब, एक दिन का। तो हमने 30,000 मतलब ऑलमोस्ट इतने महीनों में इसका जो प्राइस है 1 से 1.5 लाख तक है, क्योंकि और ये एग्जॉटिक है, कहीं मिलते ही नहीं। इसका प्राइस इससे ज़्यादा हो सकता है, मगर तो अगर कोई इनको लेना चाहे, खरीदना चाहे, तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है? एक्चुअली हमारे पास अभी 2 ही है, उनको 2 साल तक अभी वेट करना है, क्योंकि एग लेइंग 2 साल के बाद हो जाते हैं। तो अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल, जब तक हम ये ना देखें कि ये कैसे मतलब खाते पीते क्या है और ये करते क्या है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, तब तक मुझे लगता है हम इनको बेचेंगे नहीं, या जब ये अपने बच्चे डालेंगे, मतलब उसके बाद इनके जब और बर्ड्स बनेंगे तब बेच सकते हैं। चलिए।